नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। बिहार में एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा की घोषणा कर दी है। सबने पढ़ा होगा, अखबारों में छपा भी है। और आज अखबारों में ये भी है कि दिल्ली की कोर्ट के अंदर लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी भी कोर्ट में पेश हुए हैं। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, इसलिए उनकी सीटों की घोषणा नहीं हुई। केवल एनडीए ने ही अपनी सीटों की घोषणा की है, क्योंकि राहुल गांधी, तेजस्वी और लालू की जो मीटिंग होनी है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, उसके ऊपर सहमति अभी तक नहीं बन पा रही है। परंतु एनडीए ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर अमित शाह, नड्डा और संजय झा, किसी जमाने में बीजेपी के साथ हुआ करते थे, वो जेडीयू की तरफ से, और केंद्रीय मंत्री लल्लन प्रसाद सिंह जी भी, दोनों ने बैठ करके एक फॉर्मूला तय कर लिया है। उस फॉर्मूले के अंतर्गत बीजेपी और जेडीयू पहली बार बराबर नंबर पर सीटें पर चुनाव लड़ेंगी, यानी कि 101 और 101। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो 1 से 1 रुपए दिया जाता है, तो दोनों ने फैसला कर लिया कि हम 101 आपस में बांट लेते हैं, बाकी जो 42 सीटें 40 सीटें बचेगी उनको बाकी 3 दलों में बांट दिया गया। सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, जो वहां के उभरते चेहरे हैं। चिराग पासवान जो हैं बीजेपी के पसंदीदा हीरो हैं। बॉलीवुड में चाहे वो पुट गए हों, पटु पाटलिपुत्र में काफी चमक रहे हैं और बीजेपी की काफी कृपा उनके ऊपर है। उनको कैबिनेट का रैंक भी दे रखा। वो 29 सीटें उनके पास चली गई, बाकी जीतराम मांझी और बाकी कुशवाहा साहब को 6-6 सीटें मिल गई। इसे कई मायने लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। इसका फैसला इस बार नहीं हुआ। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ऐसा तो कहा। धर्मेंद्र प्रधान जो वहां के प्रभारी हैं, उन्हें तो घोषणा कर दी कि एनडीए की तैयारी हो रही है और बिहार उसके लिए तैयार हो रहा है। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, नारा भी उन्होंने लगा दिया। इस सब का मायना नीतीश कुमार के लिए क्या है, इसी पर करेंगे हम आज की प्रभुवाणी। नीतीश कुमार ने तो इतिहास रचा है। किसी भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर जहां चुनाव होते हैं, एक व्यक्ति लगातार 9 बार एक ही पद की शपथ ले, ये तो हुआ नहीं है। पुतिन साहब कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, परंतु वो भी 9 बार अभी तक नहीं हुए। नीतीश कुमार जी रंग बदल करके, इसी उनका नाम पलटू राम भी रखा गया था, कि कभी बीजेपी के खिलाफ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी राजनीति के खिलाफ। आइडियोलॉजी से, विचारधारा से वो अपने आप को अभी भी समाजवादी नेता मानते हैं, समाजवादी विचारधारा की बात मानते हैं। उनकी पार्टी के अंदर हर तरह के मिले जुले लोग हैं, हर कारण के। कुछ लोग बीजेपी से, जैसे संजय जायदव से आए गए, कुछ लोग ऐसे हैं बाकी कांग्रेस से भी आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आरजेडी छोड़ के अभी आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी तोड़ा, जॉर्ज फर्नांडिस को बाहर निकाल दिया, शरद पवार की बात नहीं की। तो अपने आप को सत्ता रखने के लिए पलटू राम जी, जिनका नाम पड़ा, अभी अब चचा बन गए हैं, पहले भाई थे। उनका भविष्य कहां पर है? 75 साल के लगभग होने वाले हैं, मतलब 70 से ऊपर हो चुके हैं, और उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। और ज्यादा वो टूर भी नहीं करते, कभी दिखाई भी नहीं देते। दिल्ली भी कम आते हैं, जैसे बाकी चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो मोदी जी के साथ वो बैठ करके दिखाई देते हैं। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जो वहां से 25 सालों के चेहरा बने हुए हैं, वहां कोई और व्यक्ति नहीं बन पाया। उनने हर एक को किसी ना किसी दिन धोखा दे करके, या प्यार से, या चकड़वी लगा करके मुख्यमंत्री के पद को बनाए रखा। इसके पीछे उनकी सफलता की निशानी है। परंतु क्या इस बार उनका राजनीतिक अंत का झंडा गाड़ दिया गया है? दिल्ली में बैठकों में वो शामिल नहीं थे। वहां पर जो पटना के अंदर, बिहार में जो मीटिंग हुई होंगी, उसके अंदर शामिल जरूर हुए होंगे, परंतु पहली बार हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो सीट के बंटवारों के अंदर डायरेक्ट शामिल नहीं हुए। बीजेपी के अध्यक्ष थे, बीजेपी पे बाकी नेता थे, परंतु नीतीश कुमार जी से बातचीत करने के दौरान बीजेपी नेताओं और नीतीश कुमार के बीच में डायरेक्ट जो मीटिंग होनी चाहिए थी, वो दिखाई तो नहीं दी। बातचीत हुई होगी, परंतु जैसे घोषणा होती है कि दोनों की तालमेल होगी, परंतु नीतीश जी ने अपनी तरफ से संजय झा को भेजा, जो बीजेपी की तरफ से उनकी तरफ भेजे गए थे। ऐसा प्रचार हम बिहार में हो रहा है।
तो संजय झा जी यहाँ पर आए हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जो हैं 9 बार मुख्यमंत्री बने, उनको देखा जाए कि परशुराम कैसे बने। मैं उनका इतिहास पढ़ देता हूं कि कैसे कैसे वो जाकर के मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को मंत्री बने, समता पार्टी की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ। वो केवल 7 दिन के मुख्यमंत्री रहे कि सरकार उसके बाहर गिर गई थी, हंग असेंबली थी। तो इस 7 के बाद उनको 7 दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2005 24 नवंबर को, 5 साल बाद की राबड़ी देवी थी, लालू जी थे, उसके बीच के अंदर वो जेडीयू और बीजेपी की सरकार के साथ रहे। 5 साल तक उनकी सरकार चली। 2005 के अंदर असेंबली इलेक्शन हुआ और वहां पर एनडीए जो आरजेडी का रूल समाप्त हो गया। उसके बाद वो 26 नवंबर 2010 को जेडीयू बीजेपी के साथ दोबारा से जब चुनाव हुआ तो 3.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। पूरे 5 साल नहीं रहे, क्योंकि एनडीए री इलेक्ट हो गई थी, लार्ज मेजॉरिटी थी। पर क्या हुआ बीच में? 22 जनवरी 2015 को जेडीयू विद आउटसाइड सपोर्ट बन गए दोबारा से 9 महीने के लिए। 26 नवंबर 2010 को बने वो 3.5 साल के लिए। 22 फरवरी 2015 को जेडीयू विद आउटसाइड सपोर्ट 9 महीने के लिए बढ़ गए कि रिप्लेस जितिन राम मांझी जो है उनको बना दिया गया था। नीतीश कुमार ने छोटे दिन के लिए इस्तीफा दे दिया था, दिखाने के लिए कि मेरा मॉरल है, मैं कर नहीं सकता काम, और भी कई कारण दिए थे। तो उस लिटरली उनको याद आ गया कि मांझी जी को हटाना है और खुद आकर के बैठ गए वहां पर। फिर आया आपका 22 फरवरी को बने 9 महीने के लिए। फिर 20 नवंबर 2015 को महागठबंधन यानी कि जेडीयू आरजेडी पलट करके परशुराम जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं, वो लालू प्रसाद जी के साथ दोबारा चले गए 2017 में। 3 साल 4 महीने के लिए बने। उसके बाद जाकर के वापस एनडीए में आ गए। अब सोचिए, 27 जुलाई को छोड़ के 16 नवंबर को उन्होंने जेडीयू बीजेपी की सरकार 2020 में फिर बनाई। वो सरकार भी 1 साल 9 महीने चली। पोस्ट 2009 इलेक्शन एनडीए विक्ट्री थी, परंतु एनडीए की विक्ट्री के बाद भी जाकर के आरजेडी में चले गए। अब आइए 2020 के अंदर, जो मैंने आपको बताया 16 नवंबर 2020 को जेडीयू बीजेपी 1 साल 9 महीने के लिए रहे। पर उसके बाद क्या किया उन्होंने? महागठबंधन इंडिया ब्लॉक आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार दोबारा से बना दी। लेफ्ट एनडीए को छोड़ दिया, जाकर के रातों रात बदल के सरकार बना दी। फिर मजा आया 28 जनवरी 2024 में, इलेक्शन से पहले जब होने जा रहा है, उसके अंदर फिर जाकर के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 28 जनवरी 1.5 साल पहले की बात है। 5 साल की टर्म अभी खत्म होनी है, तो उसको छोड़ करके फिर दोबारा से वो बीजेपी के साथ मिल गए। तो इतनी बार, 8 बार जो 9 बार किया है, कभी बीजेपी, कभी भी एनडीए, कभी तीसरा मांझी राम, कभी कुछ, अपने आप को सत्ता में बनाने के लिए चाचा ने जो है अपना बनाए रखा। अब सवाल ये उठता है कि यह रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इनको दूसरी 10वीं बार बनाया जाएगा। अगर ओपिनियन पोल की बात करें कि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसके अंदर वोट परसेंटेज देखा जाए तो एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। 35%, 36% वोट मिलेंगे। परंतु अगर पॉपुलरिटी टेस्ट के लिए देखा जाए कि सबसे पॉपुलर चेहरा चीफ मिनिस्ट्री के लिए कौन है, उसमें तेजस्वी का सबसे पहले नाम आता है। अब बीजेपी के जो ये तुरंत चार्ज छेड़ लिया उन्होंने संजय झा के माध्यम से कि सीटें आपने उनको बराबर बराबर कर दिया। पिछली बार जब है उन्होंने जेडीयू को 122 सीटें मिली थी और 101 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी। इस बार भी झगड़ा यही चल रहा था कि हम जेडीयू, हम बड़े भाई हैं, हमारे को 1 सीटें कम से कम ज्यादा। परंतु अमित शाह और बीजेपी के नेतृत्व में उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी और संजय झा और ललन प्रसाद, क्योंकि मंत्रिमंडल में हैं, उनको लगता है नीतीश कुमार तो उनको मंत्रिमंडल में रख नहीं सकते, तो जितने भी नीतीश कुमार के साथ दल लगे हुए हैं वो बीजेपी का इसलिए हैं कि सत्ता में, सरकार केंद्र में है और वो मंत्री रह सकते हैं। तो ललन जी मंत्री पद दिलाने के लिए बीजेपी को सीटें बराबर की दिलवाने के लिए सहमत हो गए। परंतु सबसे बड़ी बात क्या हुई कि रामविलास पासवान के पुत्र, जिन्होंने कहा हम 40 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने में हमारा हाथ होगा। हालांकि मांझी जी ने भी यही कहा था। उनके किसी ने कहा कि हमारे को 6 सीटें दी हैं, उसकी वजह से हम नाराज हैं, परंतु हम मोदी जी के साथ रहेंगे। कि मांझी जी भी तो सरकार में, क्योंकि उनका एक
पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, जात से आते हैं, इसलिए को रखा गया है केंद्रीय मंडल में बिना किसी सब पावर के, बिना किसी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के, बिना कितने ज्यादा नंबर एमएलए के और एमपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, तो क्यों छोड़ के जाएंगे? 6 सीटें बहुत है उनके लिए। इसी तरह बाकी पर सर राम कुशवाहा की पार्टी है, उनको भी 6 सीटें मिल गई। तो मंत्रिमंडल में केंद्र में रहने के लिए वो कुछ करने के लिए तैयार है, परंतु रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान 29 सीटें उनको देना, इसके पीछे क्या पेच है? अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अब ये देखना है कि आप 29 सीटों के, पिछली बार वो 200 सीटों पे लड़े थे, 1 सीट जीते थे, वो भी छोड़ के शायद चले गए या है कि नहीं पता नहीं है। 29 सीटों में स्ट्राइक रेट क्या होती है? एमपी के मामले में लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट 100% के करीब है, सारी की सारी सीटें जीत गए थे लगभग। इसलिए चिराग पासवान का धरती पर थोड़ा बहुत फॉलोइंग जरूर है, बाकी के मुकाबले में ज्यादा है। 29 सीटें उनको देना, क्योंकि अगर हंग असेंबली होती है, पिछली बार जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, 122 सीटों पर वो लड़े थे और उनमें से केवल उनको 43 सीटें ही मिली थी। सबसे बड़ा दल जो निकल करके आया था वो आरजेडी था, जिनको 75 सीटें मिली थी। वोट परसेंटेज भी काफी उनकी से ज्यादा थी, परंतु बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था। 121 सीटों में से वो 74 सीटें जीती। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बड़े भाई को, यानी नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार कर लिया और मनाया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। परंतु इस बार परिस्थिति बदल गई है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में भी अटकल हैं, उनका अनुशासन कितना अच्छा है कितना बुरा है दूसरी बात है। वहां पर मोदी जी की रिस्पेक्ट ज्यादा है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है, काफी दिनों से चल रहा है, तो बीजेपी के बलबूते पर ही वहां पर जनता दल यू के लोग जीत सकते हैं। और जाति समीकरण के अंदर भी अब थोड़े पिछड़ते चले जा रहे हैं कि मुसलमानों का जो जो पोलराइजेशन है वो जेडीयू से हटकर, जो उनके खिलाफ जो उनके फेवर में जा रहे थे वो हट करके ज्यादातर आरजेडी कांग्रेस का आ रहे हैं। जब कांग्रेस और आरजेडी का सीटों का बंटवारा होगा, पता लगेगा क्या होगा उसके अंदर। परंतु अब भी जो सीटों का बंटवारा हुआ है उससे ये बड़ा स्पष्ट लगता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जो है थोड़ी खतरे में दिखाई देती है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसलिए कि वोट परसेंटेज तो हैं, अगर कहीं पर जेडीयू का स्ट्राइक रेट 43 से नीचे चला गया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जेडीयू के खिलाफ ज्यादा है, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हैं, बीजेपी नहीं है। बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री को कोई जानता नहीं है, उनकी कास्ट पे इतनी ज्यादा नहीं है, उनके चेहरे पर वोट मिलने वाला नहीं है। बीजेपी को वोट सिर्फ मिलने हैं वहां पर मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नाम पर। जितनी बार मोदी जी वहां जाएंगे, महिलाओं का जितना उन्होंने किया है, महिलाओं को अभी भी पुरुषों में आरजेडी का हावी होना जरूरी है, दिखाई देता है। ओपिनियन पोल भी यही बताते हैं, परंतु महिलाओं की बहुत बड़ी मात्रा अभी भी बीजेपी के साथ है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम होती चली जा रही है। क्या चुनाव होने के बाद अगर रामविलास पासवान के पुत्र श्री चिराग पासवान 29 में से उनका स्ट्राइक ज्यादा होता है और इनकी 43 से घट करके 35-40 पर आती हैं, उस स्थिति में क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के दावेदार भी हो सकते हैं? क्या उनकी पार्टी के अंदर अपने ही लोग कहेंगे छोड़िए हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, या चिराग पासवान को भी हम खड़ा कर सकते हैं कि पहली दलित मुख्यमंत्री भी वहां बन सकता है? इसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। परंतु सीटों के बंटवारे से ये बहुत स्पष्ट है कि आज की स्थिति के अंदर नीतीश कुमार आने वाले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि वो अपने क्षेत्रीय दल को हटा करके अपने मुख्यमंत्री को आगे करे। उन्होंने महाराष्ट्र में किया, शिवसेना के शिंदे को हटा करके जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को पहले बना दिया था। तो क्या महाराष्ट्र का मॉडल जो है वो बिहार में भी लागू होगा कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी या बीजेपी होगी? जेडीयू नंबर तीन ही बनेगी, इससे ज्यादा बन नहीं सकती। ये अपने ओवैसी साहब कहाँ जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना डिपेंड करता है कि 121 सीटों में से वो कितनी जीतते हैं। क्या वो 43 से बढ़कर के 50, 55, 60 होंगे, या 43 से कम होकर 25 पे आ जाएंगे? और
चिराग पासवान के नेतृत्व में वो कितनी सीटें जीतते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना। मेरे को लगता है 10वीं बार जो मुख्यमंत्री का सपना वो देख रहे हैं, बीजेपी का रिकॉर्ड देखते हुए और जेडीयू की गिरती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए प्रशांत किशोर किसके वोट काटेंगे। वैसा लगता है कि वोट जो हैं ये आरजेडी के काटने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि अगड़ी जात से आते हैं, पर आरजेडी के पास अगड़ी जात है नहीं। प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण हैं, उनके वोट तो बीजेपी के ही को काटेंगे। तो उससे नुकसान किसका होगा ये बाद में पता लगेगा। परंतु आज की प्रभुवाणी में इसलिए बात कर रहा हूं कि नीतीश कुमार भारतीय इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जो 9 बार लगातार रहे हैं। 25 साल का रिकॉर्ड तो बाकियों ने भी तोड़ा है, ज्योति बसु ने भी तोड़ा है, परंतु 10 बार हर पार्टी बदल करके, हर कॉम्बिनेशन को बदल करके एक राजनीतिक खेल करना, पाला बदलना, ये इनकी जो एक कला है, उस कला के अंदर इस बार क्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है आरजेडी के साथ चले जाए, ये नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। परंतु इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा दाव नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक फ्यूचर के ऊपर है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल एंड होगा या रिवाइवल होगा। ये डिपेंड करता है कि बाकी पार्टियां, बीजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान के नेतृत्व में कितनी सीटें लेती हैं। क्वेश्चन मार्क आज की डेट में मैं कह सकता हूं नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेगी, इसके ऊपर कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। परंतु बीजेपी के नेतृत्व में जितना कॉन्फिडेंस है और चिराग पासवान जितने कॉन्फिडेंस दिखाई देते हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री बनना असंभव तो नहीं कहूंगा, मुश्किल जरूर है, जब तक कि वो 50 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करते। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले एक प्रार्थना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणियां लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, जय हिंद।